गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 3 कि बहुत ही प्यारा टाइम हो रहा है, 3:34 बज रहे हैं सुबह के। और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्लियरेंस देना चाह रहा हूँ प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जाइगोट, जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ एंड इम्प्लांटेशन हमने देखा है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी समझा है उसमें। एंड द मेन टॉपिक वाज दैट कि इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट, हमने जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट वगैरह समझ लिया है, वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो मेरा नाम है निर्भय और मैं आपको पढ़ाता हूँ जूलॉजी, सीखता हूँ जूलॉजी, पढ़ाता तो क्या ही हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जूलॉजी का और लाइफ टाइम एक स्टूडेंट ही रहूँगा जूलॉजी का। टीचर बनाना तो आप लोगों का काम है, बनाएंगे तो बनेंगे, नहीं बनाएंगे तो स्टूडेंट रहेंगे। आगे देखो, After implantation, finger-like projection appears on the trophoblast called chronic villi, which are surrounded by a uterine tissue and maternal blood. The chronic villi and uterine tissue become integrated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal blood called placenta. मैंने आपको आपको ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर समझाई हुई थी कि ब्लास्टोसिस्ट है ये, उस पे जो आउटर सेल्स होती हैं, दीज आर द आउटर सेल्स ऑन द ब्लास्टोसिस्ट आर नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। दीज सेल्स आर नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। Trophoblast and the innermost cells are known as inner cell mass. एनसीईआरटी में मेंशन है इनर सेल मास, बाकी इनको एम्ब्रियोनिक सेल्स बोलते हैं। ओके, इनर सेल मास एंड जो बीच में स्पेस है दैट इज नोन एज ब्लास्टोसील। ओके, I hope you are getting my point. If you hear any background voice, so I am extremely sorry for that, because there are some of the antisocial elements which make noise just because they do not want to that कि मैं वीडियो बना पाऊँ. So just ignore them. If you heard any background voice in my video, they are the main factors. Okay, so just ignore them and just focus on your study. The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also remove carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. So my dear student, थोड़ा हमने और एनसीईआरटी का रीड कर दिया है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, यहाँ पे लिखा है ना, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनिक विलाई। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, यहाँ से इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलती हैं, इस तरीके से। ओके, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्रोनिक विलाई। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? क्रोनिक विलाई बोलते हैं इनको, क्रोनिक विलाई। और ये क्रोनिक विलाई जो यूट्रस की वॉल होती है भाई, जो हमारा ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये इम्प्लांट तो यूट्रस में ही होता है। देखो यहाँ पे ऊपर से एक डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इम्प्लांट तो यूट्रस में हुआ है, यहाँ से क्रोनिक विलाई निकलती हैं इस यूट्रस की। ये देखो, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ये देखो यूट्रस से यहाँ पे क्रोनिक विलाई निकलती हैं और ब्लास्टोसिस्ट से ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो हैं यहाँ से क्रोनिक विलाई निकलती हैं इस तरीके से, और ये यूट्रस के साथ कनेक्शन बिठाती हैं इस तरीके से, और आपस में यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई है और ये जो ट्रोफोब्लास्ट की क्रोनिक विलाई हैं, ये आपस में मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं दैट इज़ नोन एज प्लेसेंटा। ये क्रोनिक विलाई यूट्रस के वॉल के साथ मिल करके कनेक्शन बनाती है। यहाँ पे यूट्रस की भी ब्लड लाइन वगैरह होती है, ब्लड सप्लाई वगैरह होती है। सो इस तरीके से ये आपस में मिल करके एक चौड़ी सी कॉर्ड बनाती हैं इस तरीके की। इस कॉर्ड को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। चौड़ा सा एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं यूट्रस के साथ में, दैट इज़ नोन एज प्लेसेंटा। ओके, कॉर्ड नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है, वो कॉर्ड मुँह से निकल गया, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा।
So the chronic villi and uterine tissue become integrated with each other and jointly form a structural and functional unit between a developing embryo and maternal body called placenta. So इस developing embryo और यूट्रस की वॉल के बीच में, मैं यूट्रस की वॉल बनाए दे रहा हूँ यहाँ पे, इस यूट्रस की वॉल के बीच में जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो कि एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट मतलब इस स्ट्रक्चर की वजह से ही इस एम्ब्रियोनिक जो हमारी स्ट्रक्चर डेवलपिंग एम्ब्रियो है और वॉल ऑफ यूट्रस है, इनके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज होगा, और जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होगा, और जो न्यूट्रिशन है उसका एक्सचेंज होगा। तो इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट between the maternal body and the developing embryo. So I hope you are getting my point. That is known as placenta. So what is placenta? Placenta is a structural and functional unit between developing embryo and maternal body. I hope you are getting my point. So now we are going to discuss again. आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। The placenta facilitates the body supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removed carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. देखो बेटा, ये जो प्लेसेंटा है, ये जो क्रोनिक विला, ये आगे चल करके एक प्लेसेंटा नाम के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से प्लेसेंटल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी हैवी होती है प्लेसेंटा इस तरीके से। सो ये जो प्लेसेंटा होती है, ये क्या करती है, इसकी वजह से क्या होता है कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का सपोर्ट मिलता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो भी इससे बाहर निकल जाता है। कैसे बाहर निकल जाता है भाई? मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे चला जाता है, इसके पास न्यूट्रिशन ऐसे आ जाता है, सिंपल, ठीक है। The placenta is connected to the embryo. The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substance to form the embryo. देखो बेटा, ये जो प्लेसेंटा होती है वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड होती है कॉर्ड के थ्रू। जैसे ये आपका एम्ब्रियो हो गया, यहाँ पे आपकी प्लेसेंटा हो गई जो मैटरनल बॉडी के थ्रू फॉर्म हुई, ठीक। तो इस एम्ब्रियो से प्लेसेंटा जो है एक कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होती है, एक कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होती है। दिस कॉर्ड इज़ नोन एज अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड मैं बताने वाला वहीं पे था, बट मैंने सोचा जहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन करेगी वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा, ठीक। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बलाइकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये जो प्लेसेंटा है ना, इस प्लेसेंटा से इस एम्ब्रियो तक जो सब्सटेंस पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज ए एंडोक्राइन टिश्यू विच प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन लाइक ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड द रिलैक्सन ऑल्सो। मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो, ये जो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ये क्या करता है, जैसे ही प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है तो ये फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है होता है, जो रिलीज़ ऑफ ओवम होता है उसे बंद कर देता है। रिलीज़ ऑफ ओवम क्या कर देता है, बंद कर देता है। तभी लिए तो पीरियड्स नहीं आते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उसमें बंद हो जाता है रिलीज़ ऑफ ओवम। जब ओवम रिलीज़ ऑफ सेकेंडरी यूसाइड बोल सकते हैं हम लोग, अच्छे तरीके से अगर बोलेंगे, रिलीज़ ऑफ सेकेंडरी यूसाइड इसको बंद कर देता है। यानी कि पीरियड्स इसकी वजह से ही फीमेल्स में कॉज नहीं होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन की वजह से। ह्यूमन उसके बाद है हमारा HPL। ये क्या करता है, ये जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी मदर हैव टू फीड इट्स बेबी। सो अगर मदर को मिल्क फीडिंग करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, तो उसके लिए HPL रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ब्रेस्ट टिश्यू और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके साथ है हमारा एस्ट्रोजन, जो कि हमारा जो जेनाइटेलिया है, फीमेल्स जेनाइटेलिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं। आगे हमारा प्रोजेस्ट्रॉन, ये जो कि मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। एंडोमेट्रियम, जो कि वॉल ऑफ द यूट्रस, उसके मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी आर हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। देखो बेटा, इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। देखो, जब जैसे जो कोई मदर है, मान लिया, ठीक, कोई मदर है,
तो उस मदर, एक सेकेंड में बताता हूँ कैसे होता है। इसको इसका रफ कर दूँ, आप लोग नोट कर लो बेटा जो नोट करना हो इसमें। देखो, ये हमारी कोई प्यारी सी मम्मा है, ठीक है, किसी की मदर हो सकती है, एक मदर है, कोई किसी के भी छोटे से बेबी की मदर हो सकती है, ठीक है। देखो कोई भी मदर है, उनकी जो नेचुरल जो बॉडी के अंदर स्पेस है, ऑब्वियस सी बात है वो किसी बेबी के लिए स्पेस तो है नहीं उनकी बॉडी में, बट जैसे ही बेबी आता है वैसे ही क्या होता है, जो लीगामेंट्स होते हैं, जो बोन्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट हो जाएंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो ये जो डेवलपिंग इनके साथ एम्ब्रियो है वो इस तरीके से इन पर प्रेशर करेगा तो ये बाहर की तरफ स्ट्रेच आउट हो जाती हैं, ठीक है। इस जो अगर ये स्ट्रेच आउट तो तभी हो पाएंगे ना जब ये सॉफ्ट होंगी। अगर हार्ड होंगी, हार्ड चीज़ पे प्रेशर डालोगे तो वो तो ब्रेक हो जाएगी ना। तो अगर इनको फैलना है, स्ट्रेच कराना है, कि स्पेस बढ़ाना है मदर की बॉडी के अंदर, तो उनका सॉफ्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिलैक्सन इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। लेट अस रिमेंबर HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली। देखो हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, जो हमारा ये तुम्हारा है HCG, ये ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन, और HPL जो है ये तुम्हारा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन्स हैं बेटा, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के स्टेज में प्रोड्यूस होते हैं। आगे मैं बताता हूँ, अभी और चीज़ें हैं। ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन एक्सेट्रा और इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। देखो जो थायरॉक्सिन होता है द थायराइड कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, बेबी में थायरॉइडिज्म वगैरह ना हो इसकी वजह से सिक्रीट होता है बहुत ही हाई अमाउंट पर, मदर के अंदर भी ना हो। प्रोलैक्टिन क्या है, मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। कॉर्टिसोल क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ओके। उसके साथ क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। बेटा देखो यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि मैं एक चीज़ जनरल पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि जब प्रेगनेंसी का पीरियड होता है तो मदर को हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए। हैवी वेट जो है मदर को नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि रिलैक्सिन सिक्रीट होता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो जो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है मदर के अंदर, द हार्मोन विच इज़ सिक्रीटेड इनसाइड मदर रिलैक्सिन, वो बोन्स को सॉफ्ट कर देता है। और बोन्स को सॉफ्ट करा, कोई हैवी चीज़ उठाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है भाई, प्रेशर लगेगा। तो उस सिचुएशन में उनकी बोन टूट सकती है, या फिर जो है उसका शेप चेंज हो सकता है, मतलब उसकी शेप में चेंज आ सकता है। पता चला ज़्यादा प्रेशर लग गया, बोन स्ट्रेट थी, टिल्ड हो गई, इस तरीके से ये भी हो सकता है, या फ्रैक्चर भी हो सकता है। इस वजह से मना करा जाता है कि जो मदर हैं उनको जो है प्रेगनेंसी की पीरियड में हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए, ठीक। रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है इस वजह से। रिलैक्सिन कौन रिलीज़ करता है, ओवरी रिलीज़ करती हैं, ठीक। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो and outer into an outer layer ectoderm and in inner layer endoderm, a mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm। देखो जो मैंने बताया था इनर सेल मास होता है, ये हमारा को ब्लास्टोसिस्ट थे, बाहर क्या है ट्रोफोब्लास्ट है, अंदर इसके इनर सेल मास हैं जिनको एम्ब्रियोनिक सेल्स भी बोला था मैंने। ये इनर सेल मास जो है ये आगे चल करके 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, एंड जो हमारी मिडिल वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म, एंड जो बाहर वाली लेयर होती, जो अंदर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, सॉरी इसको बोलते हैं मीसोडर्म, सॉरी इसको बोलते हैं मीसोडर्म। ये बाहर वाली लेयर जो है एक्टोडर्म है, बीच वाली लेयर मीसोडर्म है, अंदर वाली लेयर जो है एंडोडर्म है। कौन सी लेयर है, इंडोडर्म है। एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड इंडोडर्म, 3 लेयर्स यहाँ पे दिए। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, इनर लेयर को बोलते हैं इंडोडर्म, एंड जो बीच वाली लेयर है इसको बोलते हैं मीसोडर्म। एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म।
These three layers give rise to all tissue in adults. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells, stem cells, which have the property to give rise to all the tissue and organs. एक्चुअली क्या होता है, जो इनर सेल मास होता है, यहाँ पे कुछ स्टेम सेल्स भी होती हैं जो कि ये कैपेसिटी रखती हैं, इनके पास क्षमता होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यू को जनरेट कर सके, उनको बना सके। ठीक, व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, हम पढ़ने जा रहे हैं। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 months। ह्यूमन प्रेगनेंसी मोस्टली क्या होती है, 9 months की होती है। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग? देखो डॉग में जो प्रेगनेंसी होती है अराउंड 63 to 70 days होती है, 63 to 70 days होती है। एंड जो कैट्स होता है इसमें भी अराउंड 75 days का प्रेगनेंसी होता है। बट एलिफेंट में जो प्रेगनेंसी होता है वो अराउंड 685 अराउंड डेज़ के 685 अराउंड डेज़ के आसपास होता है, यानी कि अराउंड 2 years लगते हैं इनमें। जिनका जस्टेशन पीरियड होता है, जिनका प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो अराउंड 685 days का होता है। ठीक, इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज़ फॉर्म, मतलब प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद जो एम्ब्रियो है उसका हार्ट फॉर्म बन जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाई लिसनिंग टू द हार्ट साउंड carefully through the stethoscope. By the end of the second pregnancy the fetus develop limbs and digits. by देखो क्या होता है कि जो हमारा आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी जो हार्ट है वो डेवलप्ड हो जाता है, और उसके कुछ 4-5 अप्रॉक्स 15 days बाद जो है हम उसके हार्ट बीट की साउंड सुन सकते हैं उस हार्ट स्टेथोस्कोप से। और उस हार्ट बीट की साउंड से हम बेबी के हार्ट की हेल्थ के बारे में, उसके आर्ट्रियम वेंट्रिकल्स की जो सिचुएशन है उसके बारे में हम कुछ ना कुछ पता लगा सकते हैं। और हार्ट बीट अगर मतलब हम बेबी के बारे में काफ़ी सारी जो नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। जब आप पीडिया वार्ड में पोस्टिंग करेंगे, पीडियाट्रिक्स में, जिसमें पीडिया एक्चुअली बच्चों की ब्रांच होती है जिसमें बच्चों को हैंडल करते हैं, जब आप MBBS करने के बाद वो सब करेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बाय द एंड ऑफ 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी, 2nd month की प्रेगनेंसी के बाद क्या हो जाता है कि लिम्ब वगैरह डेवलप्ड हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 12 week यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 months, ठीक है, 3 months, ओके। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया आर वेल डेवलप्ड, ओके। एक्सटर्नल जेनिटालिया जो है हमारे बाहर का पेनिस वगैरह मेल में और फीमेल में हमारा जो मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सब जो पढ़ के आए ये सब डेवलप्ड हो जाता है, इनके ही कह रहे हैं। ठीक, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month। कह रहा है 5th month में क्या है, मूवमेंट ऑफ द फ्यूटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर की अपीयरेंस हो जाती है, या आप 5th month में ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या है, बाय द एंड अबाउट 24 weeks यानी कि 2nd ट्राइमेस्टर, एक ट्राइमेस्टर में 12 weeks होते हैं, बस ध्यान रखना। 24 weeks का यानी कि 2nd ट्राइमेस्टर की बात करा। द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेटेड, eyelashes are formed. By the end of 9 months of pregnancy the fetus is fully developed, is ready for the delivery। 9 months लगते हैं और 9 months में क्या होता है, जो बेबी हो जाता है फुली डेवलप्ड हो जाता है। 1st month में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, 1st ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते ही मेजर जो ऑर्गन सिस्टम है वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। एंड जो हमारा 2nd ट्राइमेस्टर होता है, 2nd ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो हमारा जो हेयर वगैरह है वो आ जाते हैं, मूवमेंट ऑफ द फीटस स्टार्ट हो जाता है। एंड 3rd ट्राइमेस्टर के बाद वो भी बेबी जो है फुली डेवलप्ड हो जाता है, सभी ऑर्गन सिस्टम इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं सभी और अच्छे से डेवलप्ड हो जाते हैं, मेच्योरिटी हो जाती है सभी में कि वो बाहर निकल के सर्वाइव कर सकते हैं। उनके लंग्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, ताकि जैसे ही वो एनवायरनमेंट में बाहर आएँ वैसे ही वो उसे फेस कर सकें, ऑक्सीजन अंदर ले सकें। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया आपको मेरा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, तो भैया वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इसी तरीके से मुझसे पढ़ने के लिए। बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या जो मेरी ईमेल आईडी है, क्या मेरी ईमेल आईडी है love06@gmail.com, इस पे भाई आप लोग मेल भी भेज सकते हो। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमारे पास इतना अधिक मात्रा में इंटरनेट उपलब्ध नहीं है कि हम सारा कंटेंट एक वीडियो में कवर कर सकें। ठीक है, सो अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा।
ठीक है। अब बेटा एक चीज़ और मेरे को बतानी है इस डायग्राम में, पहले वो सुन लो उसके बाद जाना, ऐसे मत जाना नहीं तुम मुझे छोड़ के, डायग्राम पहले समझ के जाओ। देखो ये इन्होंने दिया है प्लेसेंटल विलाई, जिसको क्रोनिक विलाई भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ये है कैविटी ऑफ द यूट्रस जिसमें बेबी इम्प्लांट हुआ है, ये देखो। उसके बाद है ये है यॉक सैक है तुम्हारा ये। उसके बाद है अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि एम्ब्रियो को कनेक्ट कर रही है, कहाँ से, प्लेसेंटा से, ठीक। एम्ब्रियो को कनेक्ट कर रही है तुम्हारी अम्बिलिकल कॉर्ड। ये तुम्हारा एम्ब्रियो है जो कि फर्दर बेबी में डेवलप्ड हो जाएगा। ये चीज़ मुझे समझानी तो जो शायद नहीं अभी तक समझाई गई, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर बेबी है यूट्रस के, तो जो सर्विक्स होती है यहाँ पे प्लग म्यूकस की एक काफ़ी सारी एक इस टाइप में एक प्लग बन जाता है, ताकि क्या है इन्फेक्शन कोई अंदर ना पहुँच पाए, कोई भी इन्फेक्शन अंदर ना पहुँच पाए। और ये प्लग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी, जब बेबी की बर्थ होने वाली होती है उसमें। जब बेबी की बर्थ होने वाली होती है तो उसके अराउंड उसी दिन या एक दिन पहले से क्या होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा जो है ये म्यूकस सिक्रीट होने लगता है, वाइटिश कलर का होता है। और ये म्यूकस हल्का हल्का मेल्ट होकर के जो भी फीमेल होती हैं उनके सिक्रीट होने लगता है, जो उनके अंडर गारमेंट्स होते हैं उनके ऊपर सिक्रीट होकर वाइटिश कलर में कलेक्ट हो जाता है। सो वो समझ जाती हैं कि हाँ भाई अब बेबी की डिलीवरी का टाइम आ गया है और मदर को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है अंडर द केयर ऑफ डॉक्टर या अंडर द केयर ऑफ जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, उनकी केयर में हमें रखना है मदर को। और अगर 9 मंथ से पहले ही ये अगर इस तरीके का कोई सिक्रीशन पाया जा रहा है, उनकी बॉडी रिलीज़ कर रही है, उसे देख पा रही है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि ये जो प्लग ऑफ म्यूकस होता है सर्विक्स में जो कि फॉर्म होता है, अगर ये टाइम से पहले ही रिलीज़ हुए जा रहा है, टाइम से पहले ही मेल्ट हुआ जा रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसका यहाँ पर नीट यूजी एग्जामिनेशन में कोई लेना देना नहीं है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। बाकी अगर आप जब मेडिकल कॉलेज में आ जाएंगे तब आपको ये सब चीज़ें डिटेल में और पढ़ने को मिलेंगी। देखो यार 11th-12th में तुम्हारी बेसिक जूलॉजी है, बेसिक बॉटनी है, इतना कुछ डिटेल या इतना कुछ हार्ड नहीं है जिसको तुम इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हो। बस चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए जितना तुम्हारा नीट एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट हो। ओके, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है बेटा डिटेल में पढ़ने का। पढ़ते रहो, कितना पढ़ोगे। अब 11th-12th में हो तो 11th-12th के लेवल का ही पढ़ोगे, MBBS के लेवल का तो पढ़ नहीं डालोगे। अब MBBS में हो तो PG के लेवल का नहीं पढ़ डालोगे, MBBS का ही पढ़ोगे। बाकी अगर तुम्हें पढ़ने का शौक है कि नहीं भैया हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो भाई कुछ भी पढ़ो, कुछ भी जान लो, ठीक है, उसमें कोई मनाही नहीं है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर बेसिक सिलेबस एंड बेसिक नीड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। ओके, सो माय डियर बच्चा, इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे और आगे की पढ़ाई हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड टेक केयर ऑफ़ यू। ओके, बाय।